कहाँ तक हुआ था? हेलो सर, de Broglie hypothesis in Bohr's model। अच्छा, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हो गया था। तो उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख के रखो, डी ब्रॉगली तो था हाइपोथेसिस, मतलब वो थियोरेटिकल था, मतलब डी ब्रॉगली ने बताया था पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट डिवीजन एंड जर्मर in 1927 proved the de Broglie हाइपोथेसिस। अच्छा, उसने क्या किया था? डिफ्रैक्शन होता है लाइट का फिनोमेना, वेव का फिनोमेना होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, क्लास 11 12 में पढ़ोगे शायद। डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना ऑफ लाइट। डिवीजन ने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन आल्सो showed diffraction pattern, electron also showed diffraction pattern। ठीक है, यही तुमको याद रखना, इसमें और कुछ नहीं है, ये एक दो लाइन है। एक्सपेरिमेंटली डिवीजन एंड जर्मर 1927 में क्या हो गया? सिलेबस में पैटर्न कैसा होता है? सिलेबस में कुछ नहीं है, मैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ, दिस इज नॉट इन द सिलेबस, ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो ये जगह जानना है तो पढ़ लेना बुक से, मैं इसको लेकर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्लास 12 में लाइट का फिनोमेना है, जब लाइट पढ़ोगे तब ये सब समझ में आएगा। तुम लोग से याद रखना, डिवीजन एंड जर्मर साइंटिस्ट था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया था, और लाइट का होता है डिफ्रैक्शन। इससे पहले क्या पता था? लाइट का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, लेकिन साइंटिस्ट डिवीजन एंड जर्मर ने मेजर किया था इलेक्ट्रॉन के पास भी, इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाता है, ठीक है। यही तुम लोग को याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें क्या बताया जाता है? अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में होता है, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में होता है, देन साइमल्टेनियसली उस पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते हो तुम। अगर मान लो एक सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन का 3 ब्लेड है, ठीक है। अब सीलिंग फैन मोशन में है, then we will not be able to measure the position of the blade of the ceiling fan and the velocity of the ceiling fan at the same time accurately। देखो, मेजर तो हम कर सकते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर सीलिंग फैन स्टॉप हो जाता है तब तो हमें पता है उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, तब हमें उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होगा। लेकिन अगर सीलिंग फैन मोशन में है, देन एट द सेम टाइम उसका पोजीशन एंड वेलोसिटी मेजर करना पॉसिबल, एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। देखो, मेजर करना पॉसिबल है लेकिन एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, और यही तो होना चाहिए कॉमन सेंस, ठीक है। अब तुम में से कोई कहेगा सर मैं उसका डिजिटल कैमरा से उसका फोटो खींच के, उसका स्लो मोशन में वीडियो बना के
उसका फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करके देखूंगा। अब देखो, जब फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करोगे, वो फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करने के लिए यू हैव टू यूज द सॉफ्टवेयर, एंड वो सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट होगा दैट यू डोंट नो। आज जो सॉफ्टवेयर है, आज से 100 साल बाद वो सॉफ्टवेयर और एफिशिएंट होगा, उसके आगे 100 साल बाद वो सॉफ्टवेयर और एफिशिएंट होगा, लेकिन कभी भी आपको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप सोचोगे मुझे एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, then you will not be able to get the accurate या exact measurement। तो मैं इसको लिख देता हूं, while treating electron as a wave, it is not possible to measure the exact position and velocity। जब वेलोसिटी मतलब हम मोमेंटम भी सोच सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी simultaneously at a given instant, ठीक है। While treating electron as a wave, it is not possible to measure the exact position and velocity simultaneously at a given instant। ठीक है, मतलब कोई माइक्रोस्कोपिक अगर पार्टिकल हो, वो अगर मोशन में होता है तो साइमल्टेनियसली उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम पे मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट, सिंस द वेव क्या होता है, ऑलवेज एक्सटेंड करता है। सिंस द वेव इज extending throughout a region, देखो वेव ऑलवेज एक्सटेंड करता रहता है। ठीक है, एक जगह पे नहीं रुकता वेव। अगर पार्टिकल होता तो एक जगह पे रुक जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी पार्टिकल भी है, वेव भी है। ठीक है, तो तुम लोग तो ऐसे सोचना, इस फिनोमेना को एक फैन का जो ब्लेड है उसको दिमाग में रख के सोचना। एक फैन, जो फैन का ब्लेड है, उसका पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम एक्यूरेटली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो तीन वर्ड, एग्जैक्ट, साइमल्टेनियसली एंड कहाँ गया, एट अ गिवन इंस्टेंट, ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। फिर आपने रीजन ऑफ के बाद क्या लिखा है? रीजन ऑफ, अच्छा स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, रीजन ऑफ स्पेस। ओके सर एक डाउट। बता, सर एक चीज को मेरे तो दूसरी में जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। करना चाहिए तो वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, थोड़ा क्लियर करो ऑडियो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे अच्छे से। अगर हम किसी चाहिए तो मिल पाएगी। क्या बोल रहे हो, तुम्हारा ऑडियो में प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है मुझे कुछ सुना समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल
is applicable for microscopic particles. जैसा हमने डी ब्रोगली के लिए लगाया था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, यहाँ पर भी हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए लगाएंगे। अच्छा देखो, इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन लिखा है, वो कोई सा भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो सकता है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स, इसका मीनिंग है अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, किसी एक पार्टिकल का पोजीशन है, मान लो मैं डेटा ले रहा हूँ 100 सेंटीमीटर कहीं डिस्टेंस पे पार्टिकल है, लेकिन जब वो पार्टिकल मोशन में होता है तब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पोजीशन मेजर करने का। ये एक्चुअली थियोरेटिकल है, मतलब जो होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आ रहा है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेटा आ रहा है 120 सेंटीमीटर, मतलब एरर कितना हो गया? एरर आपका हो गया 120 माइनस 100। तो ये जो 20 हुआ, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। ये आपका जो होना चाहिए, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल। और एक एग्जांपल देखो, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो पोजीशन होना चाहिए, एक्स मतलब पोजीशन होना चाहिए, मान लो वैल्यू 200, और परसेंटेज एरर आया है। जब कैलकुलेशन तुमने किया है तो परसेंटेज एरर आया मान लो 10%, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज एरर आया 10%, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा? बताओ कोई। 20 होगा। 20 कौन बोला 120? अरे 200 का 10% एरर। 20 बोला सर। ये 20 होगा। ठीक है, डेल्टा एक्स होगा 20। तो डेल्टा एक्स का मीनिंग ये होता है। अच्छा, और एक टर्म है डेल्टा यू, सॉरी अब डेल्टा यू नहीं, डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। पी का मीनिंग है मोमेंटम। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब हाइजेनबर्ग ने, नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसने ये बताया था कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई। अनसर्टेनिटी किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका वैल्यू
ऑलवेज h by 4 pi से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका वैल्यू ऑलवेज h by 4 pi से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोग को याद रखना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट होता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी h अपॉन 4 पाई। यहाँ पे E क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, और T क्या है? डेल्टा T क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। E मतलब एनर्जी, T मतलब टाइम। तो ये दो इक्वेशन तुम लोग याद रखना। अच्छा, इसको देखो, P इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंटम है यहाँ पे, m इंटू वी। अब देखो, ये डेल्टा अगर ऑपरेटर लगाएंगे, डेल्टा P इज इक्वल टू विल बी डेल्टा m भी। अब m यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, तो m डेल्टा के बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू m इंटू डेल्टा V। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा V ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, मतलब डेल्टा x इंटू डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई m। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो m हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे डेल्टा V क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। लिखो जल्दी से इसको। तुम लोगों को डिफरेंशिएशन आता है क्या? तुम लोगों को आता है डिफरेंशिएशन? नो सर। अच्छा, ये वाला देखो, ये जो मैंने किया है, थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद समझ में आएगा, लेकिन अभी ध्यान रखो, डेल्टा मतलब एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब इसको अभी इसको ऐसे याद रखो, जब फिजिक्स वाले सर तुम लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे तब ये समझ में आएगा। राज, बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? सर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मींस सर जो सर अपन सपोज अपन ये सर एक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर वो मूव कर रहा है तो अपन उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं बता सकते और उसकी स्पीड नहीं बता सकते जब तक वो रुक ना जाए।
साइमल्टेनियसली ये तीन वर्ड अच्छा वो श्रेयस तुम बोलो श्रेयस। ये जब इलेक्ट्रॉन को हम बेस के तौर पे मानते हैं, तब अगर वो मूव कर रहा है तो हम किसी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन एक साथ नहीं निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। हाँ, किसी एक दोनों का साइमल्टेनियसली एक साथ निकालना एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोगों को ये स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? यस सर। यस यस सर। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को तुम लोग कॉपी में लिखना, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। मतलब तुम्हें डेल्टा एक्स पूछा गया है, ठीक है, वेलोसिटी दिया है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेट अप टू 0.001%? अच्छा, एक्यूरेसी का मीनिंग तुम लोग समझ लेना, दैट मीन्स एरर, ठीक है। एक्यूरेसी का मीनिंग है यहाँ पे एरर। एक्यूरेट अप टू इतना परसेंट, मतलब वेलोसिटी एक्यूरेट अप टू इतना परसेंट। तो डेल्टा वी हम क्या लिखेंगे बताओ? 0.001% into 300 इंटू 0.001%, मतलब 1/1000, हाँ या ना? इसमें Yes, किसी को sir. दिक्कत है क्या? डेल्टा वी निकालने में किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। तो डेल्टा वी आ गया, डेल्टा वी आ गया है। नाउ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, जब क्वेश्चन करोगे तब इज इक्वल टू मान के करना, ठीक है, h/4πm। अब तुम लोग h का वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू पुट करो, डेल्टा v का वैल्यू पुट करो और मुझे डेल्टा x बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन रेगुलर आता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैक्सिमम केस में स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा, गारंटी। स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब तुम्हें पता है ये क्वेश्चन आएगा, क्या होगा? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, सी होगा आंसर, ऐसा बोल रहे हो? तुमने कहा किया है ऐसे बोल रहे हो तुम? सी होगा आंसर? बाकी लोग बताओ। सर उसका ए और डी ऑप्शन तो सेम ही है ना? क्या?
सर उसका सॉरी बी और डी ऑप्शन सेम ही है ना? आप बी एंड डी? यस सर। ए अच्छे से देखो तुम। हाँ सॉरी। ए बाकी लोग जल्दी से आंसर बताओ। अनुज तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सर अभी नहीं आया, अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओम प्रताप? यस सर, बस एक आर्ची? रोहंक? मिनट। बी सर, बी। बी किसने बोला? सर ओम प्रताप। हाँ देखो आंसर बी होगा, सब लोग करके देखो। आंसर होगा बी, ठीक है। सबका आ गया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसका बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। सर डी। डी? यस सर। बाकी लोग बताओ।
सर सी। कौन बता रहा है? राज। जब बाकी लोग कसम देते हैं, बाकी लोग जल्दी बताओ। सर सी। सर सी। हाँ, सी होगा आंसर। ठीक है। ये वाला करो लास्ट। सर ए। 35 ना? हाँ, 35 का ये होगा।
इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अच्छा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में कुछ और बात देख लो। मैंने क्या बोला है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल व्हिच आर इन मोशन, ठीक है। अनसर्टेनिटी is negligible for macroscopic particle देखो ऐसा क्यों, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h by 4 by m। मैं एक पार्टिकल ले रहा हूं जिसका मास है 10⁻⁻6 ग्राम। 10⁻⁻6 ग्राम है, ये माइक्रोस्कोपिक होगा या मैक्रोस्कोपिक होगा, क्या लगता है? 10⁻⁻6 है, ये माइक्रोस्कोपिक होगा या मैक्रोस्कोपिक होगा? मैक्रो मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का देखो मास देखो 10⁻31 किलोग्राम में, इलेक्ट्रॉन का है 10⁻31, तो उसके रिस्पेक्ट में 10⁻6 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे 6.626 10⁻34 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻6, ये वैल्यू आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। देखो वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है 10⁻28, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब जो अनसर्टेनिटी हुआ है फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट, दैट इज व्हाई इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। Here the value of delta x delta v extremely small and is insignificant, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी ज्यादा नहीं होता है। और देखो सेम चीज मैं करूंगा इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मास है फॉर इलेक्ट्रॉन, देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी h/4πm 6.626 10⁻34 4 इंटू 3.14 और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 10⁻31, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो वैल्यू आएगा वो 10⁻4 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। देखो यहाँ पे 10⁻4 आ रहा है और यहाँ पे आपका है 10⁻28। तो ऑब्वियसली फॉर इलेक्ट्रॉन या फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अनसर्टेनिटी इज सिग्निफिकेंट, तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है।
सर वो जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया था सर, उसकी स्लाइड दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना था। वो तो मैंने वो कर दिया, किसी से मांग लो, ले लो किसी से। यस सर। देखो तुम्हारे पास मान लो ये एक रॉड है, रॉड का लेंथ मेजर करने के लिए तुम्हें स्केल चाहिए होगा। अब स्केल में क्या होता है, स्केल में ग्रेजुएशन होता है या आपका लाइन खींचा रहता है, 1 2 3 4 का लाइन खींचा रहता है। अब मुझे बताओ इसका लेंथ मेजर करने के लिए जो लाइन रहेगा स्केल के अंदर या स्मॉलेस्ट डिवीजन का अंदर, सॉरी या स्मॉलेस्ट डिवीजन का लेंथ, जैसे ये मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ तो समझ जाओगे ऐसा। देखो इसको मेजर करने के लिए तुम्हारे पास ये स्केल 1 है एंड ये स्केल 2 है, which will be a better option to measure the length of the rod। इन दोनों में से कौन सा स्केल यूज करना सही रहेगा? 1 स्केल 1। 1, 1 क्यों? 1 क्यों? कैसे बोलते हैं 1 ऐसे क्यों? क्योंकि सर मिनिमम सर वो एक्यूरेट रीडिंग कर सकता है। देखो जो स्केल का जो स्मॉलेस्ट As डिवीजन com- होता है, स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन शुड बी स्मॉलर देन द लेंथ व्हाट वी आर गोइंग टू मेजर। स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन छोटा होना चाहिए कंपेयर टू द लेंथ व्हिच वी आर गोइंग टू मेजर। ठीक है, तो इससे आपका मेजरमेंट एक्यूरेट होगा, इससे नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो in order to determine the position of an electron अच्छा मान लो ये इलेक्ट्रॉन का साइज इतना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साइज है और तुमने एक स्केल लिया है ऐसा और किसी ने स्केल लिया है ऐसा। ऑब्वियसली ये वाला स्केल यूज करना सही रहेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का डायमीटर होगा that should be greater than the smallest division of the scale।
So in order to determine the position of an electron, we must use a meter stick calibrated in units of smaller than the dimension of electrons. तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मेजर करने के लिए हमें एक ऐसा स्केल यूज करना पड़ेगा जिसका स्मॉलेस्ट डिवीजन इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन से छोटा है, ठीक है। अब देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज but it is actually not possible because electron is considered to be as point charge and is therefore dimensionless. Electron is considered to be point charge and is therefore dimensionless. तो ऐसा मीटर स्टिक हम यूज नहीं कर सकते हैं, कोई और तरीका हमें यूज करना पड़ेगा। वो तरीका क्या होता है देखो, to observe an electron we can illuminate it with light. The light used, यहाँ पे लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट है, लाइट विल एक्ट एज scale. The light used must have a wavelength smaller than the dimension of an electron. Smaller than the dimension of an electron. तो देखो ऐसे तो हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मेजर कर सकते हैं। In this process we can calculate the position of electron, but we would not able to calculate the exact velocity of electron. हमने इस तरीका यूज करके इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो निकाल सकते हैं, but we will not be able to calculate the velocity of electron, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, in this process देखो यहाँ पे लाइट के साथ इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। लाइट के साथ इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होगा, फोटोन के साथ इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होगा। जब कॉलिजन होगा, जब फोटोन के साथ इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा। देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम लाइट से या फोटोन से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मेजर कर रहे हो। तो जब लाइट फोटोन के ऊपर गिरेगा उसी टाइम आपको इलेक्ट्रॉन का जब लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा, तो उसी टाइम यू विल बी एबल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है ड्यू टू कॉलिजन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल वैल्यू था वो आप निकाल नहीं पाओगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका फोटोन है। तुमने क्या किया, फोटोन को इंटरेक्ट किया इलेक्ट्रॉन के साथ। तो एक टाइम ऐसा होगा जब इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन आसपास आएंगे, जब उनके बीच में कॉलिजन होगा, जब उनके बीच में कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट के टाइम ही यू विल बी एबल टू फाइंड द
पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जब कांटेक्ट होगा तो ड्यू टू कोलिजन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। जब कांटेक्ट होगा तब आप पोजीशन निकाल सकते हो, बट जब कांटेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो एक्यूरेट वेलोसिटी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। So in this process, we would be able to calculate the position of the electron but we would know very little about the velocity of electron after collision। देखो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन वो हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन का क्या वेलोसिटी होगा उसके बारे में शायद ही हम लोग कुछ जान पाए, ठीक है। अरे तुम लोगों ने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देखा होगा शायद, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लाइट को यूज करते हैं, ठीक है। लाइट पार्टिकल के साथ टकराता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में वी यूज द वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। in case of optical microscope we use the wave like properties of light। लाइट का वेव लाइक प्रॉपर्टी यूज होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव्स, ठीक है। तो वहां पे था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट का वेव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का वेव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोर पावरफुल देन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है द इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर। ये जो माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल ही होता है वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों चलता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों चलता है, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को डाउट है जल्दी बताओ। ये एग्जांपल लिख लेना डी ब्रॉगली के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का एग्जांपल लिख लेना डी ब्रॉगली के बाद।
तो अब देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो, हमने बोर्ड्स मॉडल पढ़ा था। बोर्ड्स मॉडल में क्या बताया गया था? इलेक्ट्रॉन सर्टेन पाथ्स में घूमता है, इलेक्ट्रॉन सर्टेन पाथ्स में घूमता है। अच्छा, किसी भी पार्टिकल का पाथ, मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इन मोशन है, पार्टिकल इन मोशन, पार्टिकल इन मोशन, इसका जो पाथ होगा, पाथ को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए होगा? मान लो दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, एंड इन दिस पाथ द पार्टिकल इज इन मोशन। अब बताओ, पाथ ऐसा होगा या किसी और तरीके का होगा, ये जानने के लिए हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए होगा? बोर्ड्स मॉडल में हमने पढ़ा था डेफिनिट पाथ। तो एक पाथ को डिफाइन करने के लिए या पाथ को बताने के लिए हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए होगा पार्टिकल का? बताओ कोई। सर सेंट्रीपिटल फोर्स और सर मास, वेलोसिटी और रेडियस। मास का क्या जरूरत है पाथ बताने के लिए? सर उससे वो फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये पता चल जाएगा कि वो उस पाथ, सर्कुलर पाथ में कर रहा है वो। नहीं, मैं सर्कुलर पाथ क्यों हुआ है ये नहीं पूछ रहा हूँ। अब ये पाथ सर्कुलर ही हुआ है, ये जो पाथ सर्कुलर है या इलिप्टिकल है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, ये जानने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? मतलब ये डायग्राम, अच्छा ये डायग्राम एक पार्टिकल का ऐसा पाथ है, तो ये जो स्क्वायर, एक का पाथ है स्क्वायर, एक का पाथ है रेक्टेंगल, एक का पाथ है सर्कल। ये जो डायग्राम का बात कर रहे हैं, ये डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा पार्टिकल का? अरे मान लो एक चूहा ऐसे 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 गए, ऐसे 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 जाके ऐसे आ गया। तो ये जो इसने जो पाथ बनाया, ये जो डायग्राम बनाया, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा क्वांटिटी वेरिएबल? सर वेलोसिटी और देखो, ये श्रेयस बताओ क्या चाहिए होगा? सर वेलोसिटी और टाइम, मतलब नहीं पाथ या टाइम, जोर से बोलो। कुछ नहीं सर, वेलोसिटी और बाकी सोच रहे हैं। अनुज बताओ, अनुज। सर नहीं पता। ओम बताओ। सर वेलोसिटी और डायरेक्शन। वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। अब एक पार्टिकल का वेलोसिटी है, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 1 मीटर देखो, एक सेकेंड के बाद आफ्टर 1 सेकेंड पार्टिकल मान लो यहाँ गया, दिस इज 1 मीटर। ये भी हो सकता है 1 मीटर, ये भी हो सकता है 1 मीटर, ये भी हो सकता है 1 मीटर, ये भी हो सकता है 1 मीटर। तो सिर्फ वेलोसिटी से हमें पता नहीं लगेगा, और क्या चाहिए होगा? एक सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो हमें और क्या चाहिए होगा? वेलोसिटी तो चाहिए, और क्या चाहिए? सर फोर्स, सर फोर्स। अरे फोर्स मतलब ही वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी के अंदर ही तो फोर्स इंक्लूडेड होता है। सर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको हम कहेंगे पोजीशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली
हमें चाहिए होगा वेलोसिटी एंड पोजीशन। किसी भी पार्टिकल का पाथ डिफाइन करने के लिए वी नीड वेलोसिटी देखो the trajectory of an object is determined by its location, दूसरा वेलोसिटी। ठीक है, इसको नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे। इसके ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो क्लास खत्म हो गया, ठीक है, नेक्स्ट दिन कंटिन्यू होगा।